हेलो, नमस्कार। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड हमने डिस्कस कर लिया है और आज चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपको डेली 11 बजे उपलब्ध करवाया जाता है, किंतु अभी कुछ व्यस्तता के कारण इसमें थोड़ा लेट हो रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे, है ना। जैसे ही सिचुएशन ठीक होता है 1 से 2 दिन में फिर से ये आपको 11 बजे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संसद तथा कानूनों का निर्माण। हम देखेंगे कि संसद और कानून का निर्माण किस तरीके से होता है, किस तरीके से संसद काम करती है, इस पे हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपका प्रीलिम्स, न सिर्फ जेट का एग्जाम, बल्कि अगर आप जेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें मेंस को भी यहाँ से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस तरीके से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि हमारा प्री और मेंस दोनों क्लियर होते चले। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फटाफट से शेयर कर दें। तो संसद तथा कानूनों का निर्माण चैप्टर नंबर 3, इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतंत्र सरकार के लिए नागरिकों की सहमति का महत्व है। तो इस आधार पर हम डिस्कस करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, है ना। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है वो है निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, लोगों को शामिल करना निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, और इसी का रूप है जो कि चुनाव कहलाता है ना। वर्तमान में चुनाव का माहौल भी है, बिहार में चुनाव हो भी रहा है और आज शाम तक आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि वहां किसकी सरकार बनने वाली है ना। आप विशेष रूप से किस पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो जो लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लोगों को शामिल किया जाता है, वही ऐसा मूल तत्व है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वहां एक विशेषता आप हमेशा पाएंगे कि उसमें नागरिकों की सहभागिता बहुत अच्छे से होती है, नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। संसद जो है भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो हमने लोकतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र में जन भागीदारी ये भी अपनाया, लेकिन वो भागीदारी का सबसे अच्छा अभिव्यक्त रूप कौन सा है तो वो है संसद। यानी कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन सभी प्रतिनिधियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, वो कहलाता है संसद, है ना। और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोकसभा चुनाव के माध्यम से उन्हें क्या कहते हैं, एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर सांसद कहते हैं। तो सांसद से मिलके बनता है संसद, और सांसद के अतिरिक्त इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा के सांसद और एक राज्यसभा के सांसद, ये सभी शामिल होते हैं संसद में। ठीक है, तो संसद के विकास क्रम को अगर हम देखें, पृष्ठभूमि को देखें, तो वो कैसे विकसित हुआ, हमारे संसदीय व्यवस्था या हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ये कैसे विकसित होती है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाते हैं और इस स्वतंत्रता के युद्ध में, स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे समाज से या हमारे देश से तरह तरह के लोग शामिल हुए थे। कोई काफी अमीर वर्ग से था, कोई काफी गरीब वर्ग से था, कोई दलित वर्ग से था, है ना, कोई सवर्ण वर्ग से था। इस तरीके से हम देखते हैं कि हर कोई एक अलग अलग पृष्ठभूमि से शामिल होता है इस भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में। और जब वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे तो उनके विचार भी अलग अलग रहेंगे, है ना। और वो कहीं ना कहीं देखते थे कि अंग्रेज जो है ये किस तरीके से भारतीयों को दबाने का काम करते हैं, भारतीयों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। तो इनका विचार था कि अगर हम स्वतंत्र भारत का निर्माण कर रहे हैं तो फिर से अंग्रेजों वाली व्यवस्था यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा विशेष वर्ग नहीं होना चाहिए जो अन्य लोगों पर अत्याचार करे। इसी को देखते हुए इन्होंने एक ऐसा निर्वाचित प्रतिनिधित्व को अपनाया जो कि हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है ये डेवलप होने में कैसा समय लगा, अचानक से तो लोग सीख नहीं गए होंगे। तो जब से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसी समय से भारत के बहुत सारे लोग हैं जो कि विभिन्न राजनीतिक शक्तियों की मांग करने लगते हैं। और 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। बहुत बड़े स्तर पर नहीं, आप जब देखेंगे तो पहले संपत्ति,
शिक्षा, इन सब के आधार पर मतदान का अधिकार दिया जाता था लोगों को। लेकिन जब भारत आजाद होता है, भारत के लोग जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे, उनको पता था कि ये जो व्यवस्था है ये थोड़ी खराब व्यवस्था है, इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? ताकि सरकार को लोगों की हर जरूरतों और लोगों की हर मांगों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। आप पढ़ते हैं ना कि जो भारत की सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। और जब हम संविधान में पढ़ते हैं तो वहां हम भारत के लोग यानी भारत की जनता, और भारत की जनता को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों की मांगों के प्रति संवेदनशील रहे। क्यों? क्योंकि लोग ही उन्हें 5 वर्ष के लिए चुन के भेजते हैं, कहां पर? संसद में, है ना। देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है कि उन्हें वयस्क मताधिकार के माध्यम से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया और सरकार को इनके प्रति जवाबदेह बनाया। अब हम देखते हैं लोग और उनके प्रतिनिधि, ये जो संसद सदस्य चुने जाते हैं उनके बारे में ये बात कहा जा रहा है। तो लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु अगर आपसे पूछे तो वो क्या है? सहमति का विचार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की एक आम सहमति होनी चाहिए, तभी वो लोकतंत्र का निर्माण होता है। लोकतंत्र के पीछे का मूल सोच क्या है? तो व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। कोई सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भारत में कौन है? भारत का नागरिक, है ना। और भारत के नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है, तो अब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके से काम करे कि जो सरकारी तंत्र है, सरकारी व्यवस्था है, उसमें भारत की जनता की आस्था लगातार बनी रहनी चाहिए, है ना। जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि भारत में विपक्ष का जो नेता है, विपक्ष की जो पार्टी है, ये लगातार मांग उठा रही है कि भारत में वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन को लेके। अगर इस तरीके का केस लगातार बढ़ता रहे या इस पे कोई ऑथेंटिक जवाब न दिया जाए सरकार की तरफ से, तो भारत की जनता का एक वर्ग जो है वो निश्चित तौर पर यह मानने के लिए रेडी हो जाएगा कि वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से काम नहीं कर रही है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। और इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे किसी तरीके का सवाल उठता है, भारत के नागरिकों के मन में किसी तरीके का ऐसा विचार आता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो यहां पर भारत की सरकार और साथ ही साथ इस संवैधानिक व्यवस्था की यह जिम्मेदारी है कि वो फिर से अपने महत्व को, अपनी सुचिता को साबित करे और जनता के मन में ये आस्था को बनाए रखे कि वर्तमान में जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो लोकतंत्र में दो चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत की एक जनता, भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत की जनता, और दूसरा जो सरकारी या सार्वजनिक संस्थान है उसमें लोगों की आस्था, है ना। तो लोकतंत्र में जनता कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है, ये दो बातें आपको बताई गई। अब लोकतंत्र में लोग निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कैसे शामिल होते हैं? तो लोग प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से अपने लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जिसे सांसद कहा जाता है ना। और ये निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह मिलके सरकार बनाता है ना। जैसे कि दो पार्टी लड़ रहे हैं चुनाव में, उनमें से किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल होता है या गठबंधन भी है और बहुमत हासिल कर लिया है, तो वो मिलके सरकार बना लेगा। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है ना। जितने भी सांसद मिल के आते हैं उन सभी को ही संसद कहा जाता है। और निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो जब प्रतिनिधि को चुनने में जनता की भागीदारी तय की जाती है, वहीं से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपको लोकतंत्र पे लिखने को आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लोकतंत्र क्या है आप पहले इसे बताएंगे। लोकतंत्र में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान रखा जाता है आप उस पर ध्यान देंगे। फिर लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, इसे भी आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, आगे इसी टॉपिक से संबंधित अंत में आपको एक मेंस प्रश्न दे दिया जाएगा। अगर आप उसे लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल है, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इस तरीके के आंसर राइटिंग को भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है,
संसद की भूमिका क्या होती है, संसद कैसे बना, संसद किसके द्वारा चुना गया, ये सब हमने जान लिया। अब संसद की भूमिका क्या होती है। संसद लोकतांत्रिक सिद्धांतों में लोगों की महत्व को बनाए रखने के लिए काम करती है। संसद संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन होते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो लोकसभा का जो चुनाव है ये प्रत्येक 5 साल में एक बार कराया जाता है और इसलिए देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, जो कि आपको बताया गया है। जो चुनाव लड़ रहा होता है उसे उम्मीदवार कहते हैं। ठीक है, और जो चुनाव के बाद जीत लिया जाता है या जो उस क्षेत्र से जीत जाता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं या जनप्रतिनिधि कहते हैं। इसे याद रखेंगे, है ना। और उसी को सांसद भी कहा जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2009-2019 के आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हैं नहीं। 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें किस पार्टी को कितना बहुमत मिला, कितनी सीटें आई, ये एक बार जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। संसद किस तरीके से काम करता है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं। संसद के बारे में सारी जानकारी अभी आपको मिली है। संसद क्या है, संसद सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ना। देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, यह भी आपको पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे कि संसद काम कैसे करती है। तो सबसे पहले संसद के सदस्य मिलकर ही सरकार बनाते हैं। इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा आपको बताया गया है। जो निर्वाचित सांसद हैं उनमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो बनाता है सरकार। अब सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितने बहुमत की आवश्यकता है, तो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 543। और इनमें से जिस दल के पास कम से कम 272 सीटें होंगी वो अपना सरकार बना सकते हैं। तो आपसे यह भी सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम किसी राजनीतिक दल के पास कितनी सीटें होनी चाहिए? तो 272 याद रखेंगे। और सरकार बनने के साथ ही एक जो मुख्य पार्टी होती है, जो दूसरे नंबर पे होती है, वो विपक्षी दल अपना कहलाता है। विपक्षी दल होने के लिए आपको जरूरी कितनी है? जितनी सीटें हैं उसका 10% सीट आपको जीतना होगा, यानी कि 543 है तो इसका 10% जो सीट जीतेगी राजनीतिक दल वो विपक्षी दल कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे लोकतंत्र के, संसद के, तो संसद में 3 पार्ट होता है ना। विधायिका, संसद का 3 अंग है, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका क्या काम करती है? विधि बनाने का काम करती है। लेकिन वहीं कार्यपालिका क्या करती है? जो विधि बनाया गया है नागरिकों के लिए उसे लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और अक्सर सरकार शब्द का इस्तेमाल इसी कार्यपालिका के लिए किया जाता है। कार्यपालिका में कौन से लोग होते हैं? अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य यानी कि जो विधायिका के कामों को लागू करवाने का काम करते हैं उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री, ये आपको पता ही होगा, है ना। अब आगे देखते हैं इसमें और कौन से महत्वपूर्ण काम हैं। तो संसद के बारे में बता दिया गया। अब संसद का जो दूसरा अंग है राज्यसभा, ये राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करना हो तो जरूरी है कि आप राज्यसभा से उसकी मंजूरी को प्राप्त कर लें। यानी कि लोकसभा जब कोई कानून बनाने का प्रयास करती है तो उसमें राज्यसभा जब तक उसे पारित नहीं करती है तब तक वो कानून का रूप नहीं ले पाता है। हालांकि इस मामले में कुछ अपवाद भी हैं, वो आपके साथ बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो राज्यसभा जो है ये लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, उसमें कुछ संशोधन भी कर सकता है, या फिर संशोधन करने लायक नहीं है तो उसे पारित करके पुनः लोकसभा के पास भेज सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ये ही चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा में टोटल 233 निर्वाचित सदस्य हैं और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब आप बताएंगे झारखंड में 6 राज्यसभा सीट है। अब आप बताएंगे झारखंड से कौन कौन से सदस्य हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो पहला क्या है? संसद का काम जो हम पहला देख रहे थे वो है
राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, राष्ट्रीय सरकार जो विधि बनाती है वो किस तरीके से पारित होता है, उसमें राज्यसभा का क्या रोल है ये हम देख चुके हैं। दूसरा काम है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ये किसका काम है? तो ये काम है आपका संसद का ही, क्योंकि संसद में विपक्षी दल की भी भूमिका होती है ना। देखिए अभी हमने पढ़ा था, संसद का निम्नलिखित काम, पहला राष्ट्रपति का चुनाव करना, सॉरी सरकार का चुनाव करना, और दूसरा है सरकार को नियंत्रित करना, सरकार को मार्गदर्शन देना। और ये कौन करेगा? हमारे सांसद या फिर हमारा विपक्षी दल। तो ये काम कैसे किया जाता है? प्रश्नकाल के माध्यम से। संसद का जो सबसे पहला सत्र होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं, याद रखेंगे। संसद का सबसे पहला सत्र जो चल रहा होता है उसी को प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल में सांसद जो हैं वो सरकार से उसके कामकाज की जानकारी मांगते हैं। अगर कोई काम में सही कानूनों को फॉलो नहीं किया गया है तो उसमें सरकार की आलोचना करते हैं। जनता में सरकार के उस काम को लेके कितनी रोष है, कितनी आक्रामकता है, उन सभी से सरकार को अवगत कराते हैं। इसलिए विपक्षी दल के साथ साथ हमारे संसद की जो प्रक्रिया है प्रश्नकाल, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कई बार आपसे मेंस वगैरह में प्रश्न काल पर इंडिपेंडेंट सवाल पूछ लिया जाता है, खास करके यूपीएससी जैसे एग्जाम में। तो आपको इन सभी का बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप मेंस में उसका आंसर दे पाएंगे। और जेपीएससी जैसे एग्जाम में आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पता होना चाहिए, तभी आप आंसर लिख पाएंगे, है ना। तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए जरूरी है कि सवाल पूछा जाए, और सवाल कौन पूछते हैं? विपक्षी दल। ठीक है, विपक्षी दल सवाल पूछने का काम करता है, और उसका एक सत्र है जो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें सरकार से विभिन्न सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विपक्षी पार्टी की क्या भूमिका है आपको पता है? लोकतंत्र में जनता की सहमति को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू सवाल पूछा जाना जरूरी है ना। वित्त से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसमें भी संसद की मंजूरी अनिवार्य होती है, यानी कि वहां भी आपका लोकसभा, राज्यसभा प्लस में जो भी विपक्षी पार्टी हैं उन सभी सदस्यों का भी बराबर महत्व होता है ऐसे प्रस्तावों को पारित करने में। अब नए कानून कैसे बनते हैं? तो नए कानून बनाने के लिए भी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इस मामले में अपना पहला पहल कर सकते हैं, और दोनों में एक में लाया जाएगा प्रावधान, दूसरे में उसे किया जाएगा पारित। अब जैसे ही वो पारित होता है उसके बाद भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसे साइन करते हैं, फिर वो बन जाता है कानून। ठीक है, इसे याद रखेंगे। यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 5 लिखा हुआ है। तो ये पांचवां लक्ष्य जो है सतत विकास लक्ष्य का, किस पे बात करता है? जेंडर इक्वालिटी पे। ये हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इन सभी चीजों को याद रखेंगे। लोकतंत्र कैसे काम करता है ये पूरा डिटेल आपको बताया जा चुका है। और अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के मामले में भी क्या करती है संसद? तो जैसे सरकार है, विपक्षी दल है, प्रश्नकाल है, संसद सत्र अलग अलग बटा होता है, तो इन सभी पे महत्वपूर्ण डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन करने के साथ साथ सरकार पर बहुत तरीके से दबाव भी बनाया जाता है, ताकि इन सभी मामलों में अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों के मामले में सरकार अच्छे से निर्णय ले सके। इसका एक जीवंत उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो कृषि कानून लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, इस पे किसानों ने या भारत के अन्य नेताओं ने, भारत के लोगों ने, भारत के नागरिकों ने इतना ज्यादा अपना विरोध प्रदर्शन जताया इस कानून को लेकर के, इस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर के, कि अंत में भारत सरकार को सभी के आगे झुकना पड़ा और ये मानना पड़ा कि कृषि कानून में कुछ कमियां हैं, और उसे वापस ले लिया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे जब सीएए से संबंधित कानून आया था तो दिल्ली में एक मैसिव आंदोलन चलाया गया था इसे रद्द करने के मांग को लेकर के। ये सभी दिखाता है कि भारत में अगर आप कोई ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो कहीं से भी विवादास्पद हो या वो लोगों के हित के खिलाफ जा रहा हो, तो लोग एकजुट होकर अपना विरोध जताते हैं। और विरोध जताना, सरकार से सवाल पूछना, यही एक लोकतंत्र की विशेषता है। अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्र क्या है, कैसे काम करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी बातों को बता पाएंगे। निष्कर्ष रूप में हम देख लेते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होता है ना। यानी कि हम अखबार और अन्य संचार के माध्यम से जितना ज्यादा सरकार के कार्यों पर नजर रखेंगे, ध्यान देंगे इन तथ्यों को। आजकल क्या हो रहा है कि लोग सरकार के कार्यों पर ध्यान नहीं रखते हैं, सरकार के समर्थन में बस सुनते हैं, है ना। तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको सरकार
के कामों का आलोचना भी करना होगा। कोई ऐसी विफलता है जो सरकार के काम के साथ सामने आ रही है, तो हमें वहां भी ये डिमांड रखना होगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ है, इसमें सीधा सीधा हमारे सरकार की विफलता है। आप क्या कर रहे हैं? केंद्र में हमारी राजधानी में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और आपका इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है इस इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करने में। तो ऐसे सवालों पर विपक्षी पार्टी जो है वो घेरती है हमारी सरकार को, हमारी सत्ताधीन सरकार को, और उस पर दबाव बनाती है कि या तो आप उचित कार्रवाई करें, या फिर आप अगर असक्षम है पद की जिम्मेदारी को वहन करने में, तो आप त्याग पत्र दे दें अपने पद से। तो इस तरीके से लोकतंत्र काम करता है। लोकतंत्र में लोगों की भूमिका होती है, और लोकतंत्र के गठन और लोकतंत्र की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। इसे अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।